दोस्तों, पूर्व उत्तर भारत अब सिर्फ एक सीमांत इलाका नहीं रहा है, बल्कि नए विकास का एक नया प्रवेश द्वार बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में जिस एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, वो नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाला है। आखिर क्या है इसकी खासियत, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मस्तूरा वर्ल्ड अफेयर्स पर जो भी करंट अफेयर्स की आपको डेली यहाँ पर वीडियो मिलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी ग्रुप के द्वारा विकसित की गई गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये टर्मिनल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पूर्व उत्तर कनेक्टिविटी के लिए एक नया मानदंड भी माना जा रहा है। यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी साबित होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स हैं, उनके साथ ये पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ पर एक मॉडल है, ये पूरा मॉडल जो है इसी पूरे टर्मिनल या फिर एयरपोर्ट के पूरे एक तरह से इसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर पूरी कनेक्टिविटी के बारे में एक छोटा सा मॉडल तैयार किया हुआ, जिसको मोदी जी जो है वो पूरा इसका निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा ये 20 दिसंबर 2025 की बात है, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में गुवाहाटी में जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसके लिए एक नया टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। आप अगर इसकी पिक्चर देखेंगे तो काफी अच्छा लग्जरी देखने में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यह टर्मिनल जो है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के द्वारा विकसित और संचालित किया गया, जो कि गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के माध्यम से कार्यरत है। परियोजना की कुल लागत करीब 5,000 करोड़ है, जिसमें 1,000 करोड़ एमआरओ सुविधाओं के लिए और इसे सिर्फ 1 वर्ष से कम समय में पूरा किया गया। यानी कि एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखी उपलब्धि मानी जा सकती है। अब इस टर्मिनल की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। भारत का ये पहला प्रकृति थीम वाला टर्मिनल रहेगा। इसका नाम है द बैम्बू ऑर्किड्स, यानी कि जो बैम्बू जिसको बांस कहते हैं। तो आपने बेसिकली देखा होगा असम वाली साइड या फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो उनमें बैम्बू जो है इनकी ज्यादा वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है। तो इसी तरह नेचर से रिलेटेड इसका जो थीम है वो रखा गया। और अगर आप इसका एक डिजाइन देखेंगे तो वो भी कुछ ऐसे बैम्बू की तरह ही तैयार किया गया। डिजाइन में असम की जो संस्कृति वह झलकती है। स्थानीय बांस कैपो फूल जो है फॉक्सटेल जो ऑर्किड है उससे प्रेरित पैटर्न बनाया गया। और इसकी यात्रियों की क्षमता कितनी, यानी कि एक टर्मिनल में आखिर कितने जो यात्री है यहाँ पर उसकी मतलब क्षमता है तो 13 मिलियन के करीब है। इसके अलावा यहाँ पर डिजी यात्रा, स्मार्ट चेक इन होगा, ऑटोमेटेड बैगेज सिस्टम है, फुल बॉडी स्कैनर, यहीं पर सब कुछ जो है अवेलेबल है। इसके साथ ही पूर्व उत्तर की कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करेगा। असम को दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा गेटवे बनाने वाला है। इसके अलावा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके बारे में देखते हैं। इसे आमतौर पर गुवाहाटी का एयरपोर्ट भी कहा जाता है। असम की राजधानी जो गुवाहाटी है और पूरे जो पूर्व उत्तर भारत है उसका प्रमुख बड़ा सा हवाई द्वार। इसके अलावा इसका जो कोड है GAU और ICAO कोड जो है VEGT है, यानी कि ये भारत का 12वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है, जो कि पूर्व उत्तर के 8 राज्यों को मुख्य कनेक्टिविटी हब प्रदान करता है। इसका इतिहास अगर हम देखें, इस पूरे एयरपोर्ट का मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य एयरबेस के रूप में इसको विकसित किया गया था। 1958 में इसको सिविल एविएशन के लिए खोल दिया गया था, यानी कि 1958 से पहले यहाँ पर जो है यात्रियों के लिए इसको ओपन नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको ओपन कर दिया गया। इसका नाम जो है असम के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय जो है गोपीनाथ बोरदोलाई के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने क्षेत्र की राजनीतिक सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा की थी। इसके अलावा 2021 से अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के द्वारा 50 वर्ष की जो ये PPP मॉडल जो है उस पर आधारित संचालन और विकास की जिम्मेदारी दे दी गई है। एक तरह से उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है इस एयरपोर्ट का। इसके अलावा ये जो नया टर्मिनल है ये हमने देख ही लिया इसकी विशेषताएं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका महत्व क्या रहेगा, तो पूर्व उत्तर जो हमारा पूरा रीजन है उसको दक्षिण पूर्व एशिया का एक गेटवे बनाएगा।
एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। ऑपरेशंस फरवरी 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है, यानी कि यहाँ पर फरवरी 2026 तक जो है सारा काम जो है शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अडानी के साथ मोदी जी के संबंध क्या है, यानी कि अगर हम पीएम मोदी की बात करें, मोदी जी की, तो अब वो एक तरह से संवैधानिक और वैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे वो किसी प्राइवेट, अगर हम किसी कंपनी के कोई भी यहाँ पर इमारत की बात करें या फिर किसी भी ऐसे इनिशिएटिव की बात करें जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, इट मीन्स कि उनकी कुछ खास दोस्ती है या फिर उनकी कुछ एक तरह से खास संबंध हो सकते हैं उनके साथ। इसी तरह हम अडानी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी के संबंधों को थोड़ा समझ लेते हैं संक्षेप में ही। 2002 से 3 के बीच गुजरात दंगे जब होते, उसके बाद अडानी ने मोदी जी का खुला समर्थन दिया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजित करने में मदद की थी, जिसने मोदी को विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया है। इसके अलावा मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो अडानी के निजी जेट से वो दिल्ली आए थे, यानी कि हालांकि ये उनकी कुछ प्राइवेट कुछ इनकी आपसी संबंध है। इसके अलावा 2014 से अब तक देखें तो अडानी ग्रुप ने मोदी सरकार के तहत कई प्रोजेक्ट भी जीते हैं, जैसे कि 6 एयरपोर्ट्स का पूरा प्रबंधन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सभी जो है अब अडानी ग्रुप को जो है सौंप दिए गए हैं, यानी कि अब कार्यान्वयन उनके द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर भी मोदी जी की विदेश यात्रा के बाद अडानी को प्रोजेक्ट्स काफी मिले, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या में, इन सभी में अडानी ग्रुप्स को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। इसके अलावा 2023 की बात करें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड के आरोप भी लगाए गए थे, जिससे शेयर में काफी गिरावट आती है। तो इसी रिपोर्ट के बाद ही मोदी जी और अडानी जो ग्रुप्स है उनके संबंधों पर भी सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा 2024-25 की बात करें तो अमेरिका की अदालत ने अडानी पर $250 मिलियन की रिश्वतखोरी के आरोप लगाए, जो कि सोलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए थे, कि उन्होंने किसी को रिश्वत देकर ये कॉन्ट्रैक्ट खुद लिए थे। इसके अलावा अडानी ग्रुप के जो शेयर काफी प्रभावित हुए, लेकिन ग्रुप ने इस आरोप को पूरी तरह से ही डिसमिस्ड यानी कि खारिज कर दिया। इसके अलावा अप्रत्यक्ष समर्थन, अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच अप्रत्यक्ष समर्थन कैसे चल रहे हैं, तो परियोजना का उद्घाटन जो है अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई अडानी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया, जैसे कि 20 दिसंबर 2025 को अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बना। मोदी जी ने इसे पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी और विकसित भारत का एक हिस्सा भी बनाया। इसके अलावा विदेश नीति से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स, जिसमें रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, अडानी वॉच, एफटी आदि के अनुसार मोदी जी की जो विदेश यात्रा, उसके बाद अडानी को बहुत सारे देशों में नए प्रोजेक्ट, कुछ पोर्ट्स मिले, उनको एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। इसके अलावा 2002 के दंगों के बाद जब कोई उद्योगपति मोदी से दूर हुए तो अडानी ने उनका काफी समर्थन किया और वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी मदद की, जिससे ने मोदी की एक तरह से विकास की रास्ता तय किया था। इसके अलावा कुछ आरोप और विवाद क्या क्या रहते हैं, यानी कि आरोप क्या लगाए जाते हैं इन मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, और अडानी के दोनों के आपसी संबंधों पर क्या आरोप लगते हैं। विपक्षों के द्वारा इनको क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है। आरोप क्या लगाया जाता है कि मोदी सरकार ने अडानी को विशेष सुविधाएं दी हैं, जैसे कि कुछ सस्ती जमीन, जो अभी आपने देखा होगा बिहार में भी कुछ ऐसा मुद्दा सामने आया है, कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, LIC, SBI से निवेश आदि जो है वो अडानी को सस्ती सुविधाएं दी गई हैं, मतलब खास उनको कुछ स्पेशलिटी यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अडानी को एयरपोर्ट, पोर्ट्स में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा विदेश में प्रोजेक्ट जो है मोदी की डिप्लोमेसी से जुड़े हुए हैं। 2025 में रिपोर्ट्स की मोदी सरकार ने LIC अडानी में अरबों निवेश करवाया। इसके अलावा अडानी और मोदी दोनों इन आरोपों से इनकार करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हाँ, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने या फिर प्रोजेक्ट दिलवाने में कोई भी उनका हाथ नहीं है। इसके अलावा अडानी क्या कहते हैं कि सफलता गुजराती होने और नीतियों से है, ना कि व्यक्तिगत संबंधों से है। तो मोदी सरकार कहती है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी, यानी कि एक तरह से कंपटीटर के तौर पर ये सभी प्रोजेक्ट जो अडानी ग्रुप्स को मिले। अब ये जो न्यूज आ रही है असम को लेकर है स्पेशली, तो इसको अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असम के बारे में हमारे लिए जान लेना थोड़ा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ ही
जो असम है उसकी भूमिका क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, यानी कि जब हम देखते हैं पूर्व की तरफ देखो, यानी कि एक्ट ईस्ट जो हमारी पॉलिसी है, यानी कि हमारे जो ईस्ट कंट्रीज है या फिर ईस्ट स्टेट्स हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना, तो इस पॉलिसी को समझते हैं थोड़ा और मतलब विस्तार से। इसके अलावा असम को इस नीति का हृदय और ईस्टर्न गेटवे माना जाता है। पूर्व उत्तर भारत की अगर हम बात करें, एशियन क्षेत्र का एक तरह से प्राकृतिक पुल है। असम की भौगोलिक स्थिति जो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार से बिल्कुल सीमा साझा होती है इनकी, दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रवेश द्वार बनाती। इसके अलावा असम सरकार ने 2017 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स विभाग एक स्थापित किया, जो कि निवेश, औद्योगिकरण, पड़ोसी देशों से संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा देता है। पीएम मोदी जी ने हाल ही में अभी जो वहां पर टर्मिनल का उद्घाटन किया, उससे ये कहा कि जो असम है वो विकसित भारत का एक इंजन बनेगा और एशियन देशों से जोड़ने वाला एक पुल रहेगा। इसके अलावा विदेश मंत्री जो एस जयशंकर, उन्होंने भी असम को नीति का हब बताया है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके लिए असम एक हब की तरह काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्ट ईस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का क्या है कि यहाँ पर स्पेशली इन एरियाज पर ध्यान रखना, यानी कि ये जो हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं इन सभी पर खास तौर पर ध्यान रखा जाए और मतलब इनके साथ अच्छे सहयोग स्थापित किए जाए, ताकि कल को कोई भी ऐसा ना हो कि हम जो भारत अभी विकसित भारत का जो मिशन है 2047 तक, तो उस तक जो है इस समय तक भारत के जितने भी पड़ोसी, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इसके साथ नेपाल है, भूटान, म्यांमार है, श्रीलंका, मालदीव्स है, तो इन सभी के साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे हो, मजबूत हो, ताकि इन सभी देशों को हम एक साथ लेकर तरक्की के रास्ते पर चल सके। इसके अलावा एक्ट ईस्ट में जो मुख्य फोकस के एरिया या सेक्टर कौन कौन, सबसे पहले कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें सड़क, रेल, हवाई अड्डे, जल मार्गों का विकास होता है। इसमें जो सड़कें हैं, इसके साथ रेल का जो विकसित हो रहा है, जो अभी बांग्लादेश के साथ भारत की कुछ रेल कनेक्टिविटी चल रही थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया अभी हाल ही में 2025 की स्टार्टिंग में ही, क्योंकि 2025 में जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात करें तो रिश्ते थोड़े बिगड़ने शुरू हो गए थे। तो इसी वजह से जो बांग्लादेश है, अब वहां पर हमारी रेल कनेक्टिविटी उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हवाई मार्ग जो है वो रहते हैं, जल मार्ग जो है यानी कि जिसमें पोर्ट्स का विकास करना, तो ये सब जल मार्गों में आते हैं। इसके अलावा व्यापार, निवेश और पर्यटन भी बढ़ाना, संस्कृति का आदान प्रदान करना, जिसमें पूर्व उत्तर की जो सांस्कृतिक मान्यताएं, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड आदि से इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन के लिए चीन के प्रभाव का भी मुकाबला करना, यह भी इसका एक हिस्सा है। इसके अलावा प्रमुख परियोजनाएं क्या क्या हैं असम और पूर्व उत्तर से जुड़ी हुई, तो क्वेश्चन में ये भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी स्टेट की बात की या फिर भारत के किसी पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, तो उस एरिया में क्या कनेक्टिविटी, यानी कि अब जैसे कनेक्टिविटी का एक परियोजना है, इसके तहत उस एरिया में या फिर उस स्टेट में, उस पूरे रीजन में जो पहले से कनेक्ट या फिर जो पहले से परियोजनाएं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके बारे में भी बात हो सकती है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो बना हुआ है, पूर्व उत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्ट करेगा। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है मिजोरम से म्यांमार तक। इसके अलावा गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनाया गया, जिसको पूर्व उत्तर की जो हवाई कनेक्टिविटी, यानी कि हमारी ये वायु कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, एशियन से लिंक बढ़ाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पर जो इनलैंड वाटरवे है, कार्गो मूवमेंट 140% तक बढ़ चुका है। एडवांटेज असम 2.0 जो है निवेश समिट, जो कि असम को एक ग्लोबल हब बनाने का प्रयास करता है। इसके अलावा बांग्लादेश के जो चट्टगाम है, मोंगला पोर्ट है, उसका यूज असम से व्यापार जो है वो आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा एक मैप के माध्यम से आप 13 नेशनल वाटरवेज नाउ इन ऑपरेशन, यानी कि अगर हम वाटरवेज की बात करें तो कितने अभी ऑपरेशंस हैं भारत में, 13 जो नेशनल है वो अभी यानी कि कार्यरत है। तो इसमें आप देख सकते हैं नेशनल वाटरवे 1 जो है वो भागीरथी है, 2 ये अलग से एक यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो गुवाहाटी का अभी लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अब पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है, यानी कि वहां पर बहुत सारी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो दी जा चुकी है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका यानी कि उद्घाटन करना, तो अडानी और मोदी जी के संबंधों पर भी सवाल उठाता है कि आखिर मतलब अडानी और मोदी जी के संबंध इतने ज्यादा मतलब गहरे हैं
कि मिलकर आपस में भारत को है और वो विकसित यानी कि एक विकास की राह पर लेकर चलेंगे। तो इसी तरह कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो ये अभी उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी एयरपोर्ट का, तो एक नया टर्मिनल है। इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि भारत जो है एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। पूर्व उत्तर भारत के लिए विकास की एक नई उड़ान है। आप इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? क्या इससे नॉर्थ ईस्ट को एक नई पहचान मिलेगी? क्या पीएम नरेंद्र मोदी और जो अडानी है वो दोनों आपस में मिलकर मतलब कि दोनों अपने जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाकर भारत की एक नुहार को बदल देंगे, या फिर भारत जो है अभी विकसित होने से काफी मतलब पीछे है? तो आपकी राय इस पर क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।